बिली बैट पार्ट 8 में आप सबका स्वागत है। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चक चकलिन एंटरप्राइज से फेक चकलिन ने एक प्रोफेशनल हिटमैन हेनरी चार्ल्स को जापान के कोमोरी विलेज भेज दिया था ताकि वो उस एंशिएंट स्क्रॉल को ढूंढ सके। एंड उसने वहां जाके उस विलेज के मेयर और एल्डर दोनों को मार दिया था, लेकिन तब भी उसे वो स्क्रॉल नहीं मिला। और अब उसने जोफू सेंसे को भी किडनैप कर लिया है, लेकिन जोफू सेंसे ने भी किडनैप होने से पहले अपने डिसाइपल यामासीता को अपनी ड्रॉ की हुई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके उसे केविन को देने का ऑर्डर दे दिया था। तो यामासीता उसे लेके केविन को ढूंढने निकल चुका है। एंड वहीं दूसरी तरफ जैकी और केविन ने फिगर आउट कर लिया था कि वो स्क्रॉल कहाँ हो सकता है, वहीं जहाँ अभी जोफू सेंसे है। तो क्या अब वो जोफू सेंसे को बचा पाएंगे? क्या उन्हें वो एंशिएंट स्क्रॉल मिलेगा? और अगर हाँ, तो उस एंशिएंट स्क्रॉल में ऐसा क्या है जिसके पीछे ये सब लोग पड़े हुए हैं? ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ हमें थोड़े पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी। जी हाँ, वो रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उनसे पूछता है क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? तो आइंस्टाइन बोलते हैं थियोरेटिकली अगर लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल कर पाए तो टाइम में पीछे जाया जा सकता है। एंड फिर एक दूसरा आदमी उनसे बोलता है सर क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? तो वो बोलते हैं हाँ। वो उसकी डायरी पे साइन कर देते हैं। एंड ये आदमी कोई और नहीं कुरामा जोफू सेंसे है। जी हाँ, केविन के मास्टर। यहाँ वो आइंस्टाइन को बताते हैं कि वो एक मांगाका है। एंड वो उन्हें अपना ड्रॉ किया हुआ बैट दिखाते हैं, जो देख के आइंस्टाइन बिल्कुल चौंक जाते हैं। तो जोफू बोलते हैं मुझे पता था, तो तुम भी इस बैट से बात करते हो? तो आइंस्टाइन बोलते हैं प्लीज ये सब रोक दो, टाइम ट्रेवल जैसी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, वरना कुछ बहुत ही बुरा होगा। आगे वो जोफू से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा बैट दिखाई देता है, ब्लैक या फिर व्हाइट? तो जोफू पूछता है क्या दो बैट हैं? एंड ये सुन के आइंस्टाइन बोलते हैं अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि वो बैट ब्लैक है या फिर व्हाइट, तो तुम्हें इन सब में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जोफू नहीं मानता है। वो पूछता है कि आखिर तुम टाइम ट्रेवल से इतना क्यों डर रहे हो? तो आइंस्टाइन बोलते हैं अगर तुमने इसमें और ज्यादा घुसने की कोशिश की तो मैं टाइम में पीछे जाके तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा, जिससे तुम कभी पैदा ही नहीं होगे। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं इन ईयर 1964, जहाँ हेनरी ने जोफू सेंसे को बांध रखा है। वो उनकी सारी ड्रॉ की हुई मांगाज इकट्ठा करके उन्हें जला देता है। वो बोलता है मेरा काम है इस पूरी दुनिया से चक चकलिन की बिली बैट को कॉपी करने वालों को खत्म कर देना, और इसीलिए मैं इन्हें जला रहा हूँ ताकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ चक चकलिन सेंसे की ही बिली बैट रहे। एंड फिर वो पेड़ में रस्सी बांध के जोफू सेंसे के गले में डाल देता है एंड उसे खींचने लगता है। वो उनसे पूछता है कि वो स्क्रॉल कहाँ है? तो जोफू सेंसे बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो स्क्रॉल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो हेनरी उन्हें और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। तो यहाँ जोफू सेंसे वही सेम आइंस्टाइन वाली बात बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं पास्ट में जाके तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा। जो सुन के हेनरी रुक जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे यकीन नहीं होता है। तो जोफू सेंसे बोलते हैं कि चक चकलिन का बिली बैट जिसे तुम इतना पसंद करते हो वो मेरे डिसाइपल केविन यामागाता की इमिटेशन है, और केविन का बिली बैट मेरे कोमोरी कोजो की इमिटेशन है, और मेरी कोमोरी कोजो मेरे मास्टर की मांगा की इमिटेशन है। तो हेनरी बोलता है तुम्हारे मास्टर? तो जोफू बोलता है हाँ, आज से 50 साल पहले मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि जोफू जब तुम एक जानलेवा खतरे में होगे तो मैं उन्हें मार दूंगा, मैं सिसी और गैरी को मार दूंगा। एंड ये सिसी और गैरी कोई और नहीं हेनरी के पेरेंट्स हैं। और वो जोफू सेंसे के मुंह से ये नाम सुन के बिल्कुल चौंक जाता है। वो रस्सी खींचने लगता है। तो जोफू सेंसे बोलते हैं मेरे मास्टर अब तुम्हारे पेरेंट्स के पास जा रहे हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये सुन के वो और ज्यादा चौंक जाता है। एंड इसी के साथ हम फिर से पास्ट में आते हैं इन ईयर 1920, जब जोफू सेंसे पहली बार अपने मास्टर से मिला था। तो वो ऐसे ही स्ट्रीट पे बच्चों को अपनी ड्राइंग्स दिखा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस उन्हें पकड़ के जेल में डाल देती है। एंड उसी सेल में उसे एक बहुत ही खतरनाक आदमी मिलता है। एंड यही जोफू सेंसे का मास्टर है, जिसका नाम है शीशो। उसके चेस्ट पे वही सेम बैट सिंबल बना हुआ है। एंड उसने पीछे दीवार पे कुछ इंसिडेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, जिन्हें देख के जोफू
जोफू बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो जाता है एंड वो उसे अपना मास्टर बना लेता है। और जो उसने दीवार पे स्टोरी ड्रॉ की है वो किसी और की नहीं बल्कि हेनरी के पेरेंट्स की है, कि कैसे उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा हुआ जिसने बहुत सारे गलत काम किए, लोगों का खून किया। और यहाँ सीसो ने जोफू का भी फ्यूचर ड्रॉ कर रखा है कि कैसे आज से 42 साल बाद हेनरी जोफू सेंसे को फांसी पे लटका के मारेगा। आगे सीसो बोलता है, मुझे उस बैट ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। तो वो पूछता है कैसे, आखिर तुम मुझे कैसे बचाओगे? तो सीसो बोलता है उस स्क्रॉल से। वो स्क्रॉल एक इरेजर है। मैं सिसी और गैरी के पास जाऊंगा और हेनरी के पैदा होने से पहले उन्हें मार दूंगा, जिससे हेनरी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और फ्यूचर में तुम बच जाओगे। एंड अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ जोफू सेंसे हेनरी को ये स्टोरी बताते हैं, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं होता है। उसे लग रहा है कि जोफू ने बस जैसे तैसे उसके पेरेंट्स का नाम पता कर लिया होगा और अब उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो फिर से पूछता है कि वो स्क्रॉल कहाँ है। तो जोफू बोलता है, मेरे हाथ खोलो, मैं सीधा तुम्हें उस स्क्रॉल के पास ले जाऊंगा। एंड ये सुन के वो जोफू सेंसे के गले से रस्सी निकाल देता है एंड तभी जोफू सेंसे उसे बहुत तेज अपने सर से मारते हैं, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। एंड जोफू सेंसे वहाँ से बच के भाग जाते हैं। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है केविन, जैकी और उसके फादर पर। वो लोग ट्रेन से कोमोरी विलेज के लिए निकल चुके हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब उन्हें गाँव में जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए और अभी वहाँ बहुत रात हो चुकी है, तो कोई भी टैक्सी वाला उन्हें नहीं दिख रहा है। वो गाँव के पुलिस स्टेशन में भी कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं उठाता है। तो केविन ये सब कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से यामाशीता गुजरता है एंड वो केविन को देखते ही चिल्ला के बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एंड वो इतना बोल के रोने लगता है। वो बोलता है, जोफू सेंसे, मैंने कर दिखाया। और जोफू सेंसे का नाम सुनते ही केविन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम जोफू सेंसे को जानते हो, उन्हें क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है चक चकलिन एंटरप्राइज पर। उन्होंने जापान के एक बहुत ही मशहूर मूवी डायरेक्टर को बुलाया है, जिसका नाम है कोतारो आकेची। एंड ये एक स्पेशल इफेक्ट स्पेशलिस्ट है, यानी कि इनके वीएफएक्स बहुत ही टॉप नॉच होते हैं। कोई देख के बता ही नहीं सकता है कि ये असली है या फिर नकली। तो यहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट चक चकलिन एंटरप्राइज के साथ मिलकर मून लैंडिंग को फिल्म करना चाहती है, ताकि वो कैनेडी की स्पीच को रियल बना सके। जी हाँ, जो रियल लाइफ कॉन्स्पिरेसी थी कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं, उन्होंने वो लैंडिंग फिल्म की थी। तो यहाँ उसी स्टोरी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो डायरेक्टर अकेची सभी से रियल मून जैसा सरफेस बनवाने लगता है, जहाँ वो लोग लैंडिंग फिल्म करेंगे। और यहाँ अब केविन और बाकी सब ने जैसे तैसे एक ओल्ड लेडी से टैक्सी का जुगाड़ कर लिया है एंड वो चारों कोमोरी विलेज के लिए निकल जाते हैं। यहाँ यामाशीता केविन को जोफू सेंसे की दी हुई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स दे देता है एंड वो गांव में हुए मर्डर्स के बारे में भी उन्हें बता देता है कि एक फॉरेनर गांव की जमीन खरीदने आया हुआ है, वो ही जोफू सेंसे के पीछे लगा है। तो वो लोग जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वो मिट्टी में सना हुआ है। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के वो सब बिल्कुल डर जाते हैं। एंड तभी जैकी नोटिस करती है कि एक गड्ढे में से बहुत सारे लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। तो जैकी के फादर तुरंत जैसे तैसे वो टैक्सी भगा के वहाँ से दूर ले जाते हैं। उन्हें एक खाली घर दिखता है, तो वो उसमें छुपने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें हेनरी लटका हुआ मिलता है। एंड इसी के साथ हमें डायरेक्टर अकेची का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो काफी छोटा था। वो अपने फादर के साथ बैठा होता है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि अकेची प्रेसिडेंट शिमोयामा का रिलेटिव है। उसके फादर बोलते हैं कि कल अंकल शिमोयामा आ रहे हैं, वो जापान नेशनल रेल रोड के प्रेसिडेंट हैं, और अंकल शीमा भी आ रहे हैं, वो चांद पर जाने वाले रॉकेट की बात कर रहे हैं। एंड ये सब सुन के किड आकेची काफी ओवरवेल्म हो जाता है। और अब थोड़ा टाइम बीतता है, आकेची थोड़ा बड़ा हो चुका है। वो रात में ट्रेन की पटरी के पास ऐसे ही टहल रहा होता है, लेकिन तभी उसे दो आदमी भागते हुए दिखते हैं, बट वो उन्हें इग्नोर कर देता है। एंड जैसे ही वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो आकेची के मुंह पे बहुत सारे खून के छींटे लग जाते हैं। जी हाँ, ये वही शिमोयामा इंसिडेंट है, जब उस शॉपकीपर और केविन ने शिमोयामा की बॉडी को रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था। तो यहाँ आकेची ने केविन का चेहरा देख लिया था। और अब हम वापस से केविन पर आते हैं। हेनरी को लटका हुआ देख के जैकी के फादर तुरंत जाके उसे पकड़ लेते हैं कि जल्दी से उसे उतारो वरना ये मर जाएगा। लेकिन यहाँ यामाशीता मना करने लगता है कि नहीं, यही वो फॉरेनर है, जोफू सेंसे ने इससे दूर रहने के लिए कहा है। तो ये सुन के केविन वो रस्सी काट देता है एंड फिर वो लोग उसके हाथ पैर बांध देते हैं। यहाँ यामाशीता बहुत ही गुस्से से उससे पूछता है कि जोफू सेंसे कहाँ है, तूने उनके साथ क्या किया? तो वो बोलता है मुझे नहीं पता,
था, वो मुझे मार के कहीं भाग गया। यहाँ हेनरी झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन केविन समझ जाता है और जो विलेजर्स अजीब व्यवहार कर रहे हैं, हर जगह गड्ढा खोद रहे हैं, तो वो सब हेनरी का ही किया धरा है। उसी ने पूरे गाँव में अफवाह फैला दी है कि मेयर और एल्डर की डेथ एक बीमारी से हुई है जो अब पूरे गाँव में फैलने वाली है, जिससे तुम्हारे बीवी बच्चे सब मर जाएंगे। लेकिन एक एंशिएंट स्क्रॉल है जो इसी गाँव में कहीं गड़ा हुआ है, उससे तुम सब बच सकते हो। और फिर क्या, पूरा गाँव हर जगह खुदाई करके उस स्क्रॉल को ढूंढने लगता है। एंड इतना ही नहीं, हेनरी ने उन विलेजर्स की बीवी और बच्चों को कहीं किडनैप कर रखा है ताकि वो स्क्रॉल ढूंढते रहें। उसने सबको धमकी दी है कि अगर स्क्रॉल नहीं मिला तो वो उन्हें मार देगा। एंड इसीलिए वो सब लोग दिन रात स्क्रॉल ढूंढ रहे हैं। एंड यहाँ यह किसी को भी नहीं पता है। यहाँ हेनरी बोलता है, मुझे इंसानियत को बचाने में तुम्हारी मदद चाहिए। बिली बैट एक डीमन है और जोफू बिली बैट का यूज करने वाला है हिस्ट्री को बदलने के लिए। एंड इसी के साथ हम वापस से पास्ट में आते हैं इन ईयर 1924। यहाँ हमें हेनरी के पेरेंट्स का पास्ट दिखाया जाता है। तो हेनरी के फादर गैरी एक डिटेक्टिव है। वो लॉस एंजलिस में एक मिशन के दौरान अपनी होने वाली वाइफ सीसी से मिलते हैं। यहाँ गैरी एक जापानीज कटाना मर्डरर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जहाँ लेटर ऑन हमें रिवील होता है कि वो मर्डरर कोई और नहीं बल्कि गैरी खुद है। वो ही एक कटाना से लोगों को मार रहा है। एंड इसी बीच शीशो, जोफू का मास्टर, फ्यूचर से जोफू के इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहा है कि जब बैट उसे बोलेगा तो वो यहाँ पास्ट में सिसी और गैरी को मार देगा ताकि फ्यूचर में हेनरी पैदा ही ना हो और जोफू बच जाए। तो एक रात जब गैरी एक और मर्डर करने चला जाता है तो वहाँ शीशो आ जाता है। सीसी उसे देख के बिल्कुल डर जाती है। यहाँ वो उसे सब कुछ बताता है कि मैं एक इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा हूँ, मुझे जैसे ही बोला जाएगा मैं तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हें और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मार दूंगा ताकि मैं अपने डिसाइपल को बचा सकूं। लेकिन यहाँ सीसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। यहाँ शीशो उसे अपनी ड्रॉ की हुई मांगा देता है कि इसे पढ़ो, ये तुम्हारे बच्चे के बारे में है, वो बड़ा होके एक खूनी बनेगा। एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ वो लोग हेनरी को लेके जोफू सेंसे को ढूंढने निकल चुके हैं। वो लोग उसी जगह जा रहे हैं जहाँ कानबे मूर्तियाँ बनाता था, जहाँ अभी जोफू सेंसे और यामाशीता रह रहे थे। तो यहाँ केविन उन मूर्तियों के नीचे देखता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता है और वो लोग ढूंढ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हेनरी जैसे तैसे अपना हाथ खोल लेता है। वो यामाशीता को भर के घूसा मारता है एंड जैकी को बंदी बना लेता है। और फिर क्या, जैकी को कुछ ना हो इसीलिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। एंड हेनरी उनके गले में रस्सी डाल के उन्हें पेड़ से लटका के बांध देता है। और अब हम वापस से पास्ट में आते हैं, जहाँ एक दिन सिसी को गैरी पर शक होता है तो वो उसका पीछा करने लगती है। जहाँ वो देखती है कि गैरी ही वो मर्डरर है। वो एक आदमी को कटाना से मार देता है, जो देख के वो बिल्कुल चौंक जाती है। एंड तभी वहाँ शीशो आ जाता है। वो सिसी का मुंह बंद करके छुपा लेता है, क्योंकि अगर गैरी ने उसे देख लिया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उसका राज जो खुल गया है। लेकिन तभी गैरी उन्हें देख लेता है और फिर क्या, शीशो सिसी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है एंड खुद उसका सामना करने के लिए वहीं रुक जाता है। यहाँ शीशो ने सिसी को तो बचा लिया, बट वो दोनों लड़ते हुए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। एंड अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ हेनरी ने सबको बंदी बना रखा है। वो केविन से बोलता है, केविन तुम बैट से बात कर सकते हो ना? तो वो बोलता है, अगर मैंने नहीं कहा तो। जो सुन के हेनरी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है, यहाँ मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम बात कर सकते हो? तो यहाँ केविन तो नहीं बट जैकी के फादर बोलते हैं कि मैं उस बैट से बात कर सकता हूँ। एंड ये सुन के वो सब चौंक जाते हैं। तो हमने पहले देखा था कि जैकी के फादर जब टैक्सी चलाते थे तो बिली बैट ही उन्हें गाइड करता था कि उन्हें क्या करना है, किधर जाना है। तो वो यही बोलते हैं, बट शुरू में हेनरी को यकीन नहीं होता है। तो वो उसे अपनी जेब में से बिली बैट पैच निकालने को बोलते हैं कि बिली मुझसे इसी के थ्रू बात करता है। वो अभी कह रहा है कि जो कुछ भी तुम्हें जानना है वो सब जोफू सेंसे की मांगा में लिखा हुआ है। एंड इसके बाद हमें फिर से जोफू सेंसे का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो जाने अनजाने में केविन के फादर से मिलते हैं जब वो जापान में रहते थे। और तब केविन बहुत छोटा था एंड वो उसे देखते ही समझ जाता है कि यही फ्यूचर में उसका सक्सेसर बनेगा। जोफू सेंसे बेबी केविन से बोलते हैं, तुम चाहे कोई भी रास्ता चुनो, तुम्हारी लाइफ बहुत ही मुश्किल होने वाली है और तुम ही इस दुनिया को बचाओगे। अगर अभी मैं जो कर रहा हूँ वो फेल हो गया तो तुम मर जाओगे। एंड अपने बेटे को यह सब बोलता हुआ देख के केविन के फादर उसे ले लेते हैं और जोफू को वहाँ से भगा देते हैं। एंड अब हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ जैकी के फादर हेनरी से बोलते हैं, वहाँ ड्रॉर में जोफू सेंसे की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसे पढ़ो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो वह बोलता है, मैंने तो वो सब पहले ही जला दी। तो केविन बोलता है, अब जो बिली बैट को ड्रॉ कर सकता है वो मैं हूँ, जिसने जोफू सेंसे को सक्सीड किया है। और अब क्योंकि तुमने जोफू सेंसे की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी हैं, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ड्रॉ करने दो। वो सारी कहानी मेरे दिमाग में है, तुम्हारी कहानी, गैरी
हैंनरी और सिसी के बेटे की कहानी। एंड इसके बाद हम पास्ट में आते हैं, जहाँ अब जोफू सेंसे लॉस एंजलस पहुंच चुके हैं, वहीं जहाँ अभी सिसी है, जहाँ उनके सेंसे शीशो का खून हुआ है। तो सिसी जोफू सेंसे को ढूंढ लेती है एंड उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे शीशो ने उसे बचाने के लिए खुद की जान दे दी। एंड ये सुनते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर सिसी बताती है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सब उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था कि कैसे उनकी जान जाएगी, कैसे वो मुझे बचाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे कहने पर एक नई मांगा ड्रॉ करी है जिसमें मुझे कैसा बेटा चाहिए जो इविल ना बने, ये सब है। तो जोफू उसे देखने लगता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में चक चकलिन एंटरप्राइज पर, जहाँ अभी फेक चक बिली बैट प्रोग्राम शूट कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ कैप्टन फिनी आता है। वो उससे पूछता है, तुमने जापान में एक ऐसे आदमी को क्यों भेजा है? तो वो बोलता है, हेनरी हमारे रियल एस्टेट डिपार्टमेंट से है, मैंने बस उसे जापान में एक जमीन खरीदने के लिए भेजा है। बट यहाँ फिनी को उसके बारे में पता है कि वो एक हिटमैन है जिसने न जाने कितने लोगों को मारा है। वो बताता है कि उसने अभी रिसेंटली इटली में एक बिली बैट ड्रॉ करने वाले को मारा है और अब वो जापान में है, और अभी जापान में एक और बिली बैट ड्रॉ करने वाला है, केविन यामागाता। तो यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एंड फिर वो उससे पूछता है, आखिर तुम्हें स्क्रॉल के बारे में कहाँ से पता लगा? जो सुन के चक कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिनी बोलता है, वो स्क्रॉल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम्हारा काम है हर देश में बिली लैंड बनाना जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे, और इसके बदले में हमारा काम है केविन यामागाता और उस स्क्रॉल से डील करना। ये हमारी डील हुई थी। तो फेक चक बोलता है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैंने हेनरी को उस स्क्रॉल के लिए नहीं भेजा है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, जो कि ऑब्वियसली झूठ है। आगे वो बोलता है, ओ सॉरी, मुझे नेक्स्ट मीटिंग के लिए जाना है, और वैसे भी अगर मुझे वो स्क्रॉल मिल भी गया तो मुझे उसे यूज करना नहीं आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूं बिली बैट मेरी इच्छा पूरी करो तो इससे काम बन जाए। और ये सुनते ही फिनी चौंक जाता है। वो बोलता है, आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन यहाँ चक को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो फिनी बोलता है, यही उस स्क्रॉल को यूज करने का पासवर्ड है। जो सुनते ही फेक चक जोर जोर से हंसने लगता है कि क्या सच में इतना सिली उसका पासवर्ड है? बट यहाँ फिनी सीरियस है। वो बोलता है, मुझे बताओ तुम्हें ये कहाँ से पता चला? बट यहाँ चक ने तो ऐसे ही बोल दिया था। फिर फिनी बोलता है, तुम्हें पता है ये पासवर्ड मुझे किसने बताया था? प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। जो सुन के चक एकदम चौंक जाता है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है हेनरी पर। तो उसने केविन की बात मान ली है, उसने उसे खोल दिया है, और अब केविन उसकी स्टोरी ड्रॉ करने लगा है। एंड उसे फिर से बिली दिखने लगा है। वो बहुत ही ध्यान से स्टोरी ड्रॉ कर रहा है। फिर काफी टाइम बीत जाता है। केविन फाइनली बोलता है, तुम्हारी मदर की स्टोरी पूरी हो गई। एंड फिर वो हेनरी को पढ़ने के लिए देता है। तो उसमें उसकी मॉम हेनरी से पूछ रही है कि आखिर तुमने कितने लोगों को मारा? तो वो बोलता है, बहुत सारे। वो फिर से पूछती है कि तुमने कितने लोगों को मारा? तो वो फिर से बोलता है, बहुत सारे, मुझे याद भी नहीं है। तो वो बोलती है, याद करने की कोशिश करो, हर एक इंसान की लाइफ प्रीसियस होती है। एंड ये सब सुन के हेनरी रोने लगता है। वो बोलता है, क्या आप मुझसे नफरत करती हो? तो वो बोलती है, नहीं। फिर चाहे तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो हेनरी ये सब पढ़ रहा है। एंड वहीं दूसरी तरफ वो सारे गाँव वासी दिन रात गड्ढा खोद के थक चुके हैं, लेकिन उन्हें वो स्क्रॉल कहीं नहीं मिला। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ दो और फॉरेनर आ रहे हैं, जिन्हें देख के वो सब बहुत डर जाते हैं क्योंकि एक फॉरेनर ने आके इनका ये हाल कर दिया है। एंड ये आदमी फेक चक के नहीं बल्कि फिनी ने भेजे हैं। वो बोलते हैं कि अगर हेनरी के हाथ वो स्क्रॉल लग गया तो सबसे पहले हमें मिस्टर फिनी से ये बताना होगा। फिर हम वापस हेनरी पर आते हैं, जहाँ वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ हेनरी तो लोगों का अच्छा करना चाहता है, लेकिन वो बिली और फेक चक की बातों में आके उसने न जाने कितने लोगों को मारा है। तो वो ये सब पढ़ के बिल्कुल रोने लगता है। यहाँ उसकी माँ उस स्टोरी में उससे बोलती है कि अगर तुम ये मंत्र बोलोगे तो तुम्हें बिली दिखाई देगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। तो रियल हेनरी बोलता है, बिली बैट ग्रांट माई विश बिली बैट। एंड उसके इतना बोलते ही उसके सामने बिली आ जाता है। वो बोलता है, तो फाइनली हम मिल गए, मैं तुम्हें एक मिशन दूंगा। लेकिन यहाँ हेनरी उसे देख के बहुत डर जाता है। वो उसे भगाने लगता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ ये बिली सिर्फ उसे ही दिख रहा है। तो केविन और बाकी सबको कुछ भी समझ नहीं आता है। यहाँ हेनरी को बहुत सारे बैट्स दिखने लगते हैं। एंड उनकी शैडो में से एक आदमी निकलने लगता है जो बोलता है, अगर मैं फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। और इतना बोल के वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो हेनरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उस खाई से नीचे गिर जाता है। एंड वहीं उसकी मौत हो जाती है। तो केविन और बाकी सब तुरंत उसकी बॉडी को ढूंढने नीचे जाते हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी कहीं नहीं मिलती है। बट यहाँ उन्हें ढूंढते ढूंढते एक छोटी सी गुफा मिलती है, जिसमें एक छोटा सा गेट
गेट होता है और उसमें ताला लगा हुआ है, तो वो लोग उसे तोड़ने लगते हैं कि शायद वहाँ स्क्रॉल मिल जाए। हम वापस से इन विलेजर्स को देखते हैं, वो फिनी के आदमियों को देख के बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वहाँ एक ऑफिसर भी होता है, वो अचानक से वो एंशिएंट स्क्रॉल सबके सामने रख देता है। वो बोलता है ये जोफू सेंसे ने मुझे दिया था जब तुम सब गड्ढा खोद रहे थे। वो अचानक से मेरे सामने आए और मुझे ये दे के चले गए। एंड वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उन सभी विलेजर्स की वाइफ और बच्चे वहाँ आ जाते हैं। एंड इन्हें कोई और नहीं, केविन और बाकी सभी लेके आए हैं। जी हाँ, इन्हें वो जो गुफा का दरवाजा मिला था, हेनरी ने इन सबको वहीं बंदी बना रखा था। यहाँ वो सारे विलेजर्स अपनी फैमिली को देख के बहुत खुश होते हैं। एंड वो ऑफिसर केविन को वो स्क्रॉल दे देता है क्योंकि जोफू सेंसे ने कहा था। और उन सबको दूर से फिनी के आदमी देख रहे हैं। वो कॉल पे फिनी को सारी अपडेट दे रहे हैं। वो बताते हैं कि सभी विलेजर्स को केविन और उसके ग्रुप ने बचा लिया है और हेनरी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिनी बोलता है कि अगर वो स्क्रॉल केविन के हाथ लगा तो वो बोलते हैं ठीक है। यहाँ हमें पता नहीं चलता है कि फिनी ने उन्हें क्या ऑर्डर दिया है। और अब हम केविन को देखते हैं। अब सारे विलेजर्स अपने अपने घर जा चुके हैं और केविन उस स्क्रॉल को खोलने वाला है। वो जैसे ही स्क्रॉल खोलता है कि तभी हमें फिर से पास्ट में ले आया जाता है। तो पार्ट 2 में हमने फ्रांसिस्को एक्जेवियर की स्टोरी देखी थी, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। एक्जेवियर को डीमन देखने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तो इसीलिए वो एक रात को एक सुनसान गुफा में जाता है। एंड वहाँ उसे एक दीवार पे कुछ बना हुआ दिखता है। ये किसी तरह का सिंबल है, तो वो उसे देख के एक पेपर पे बनाने लगता है। एंड फिर वो उसे बहुत ज्यादा दिमाग लगा के समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या हो सकता है। एंड फिर वो उन्हीं मार्किंग्स का यूज करके उन्हें रीअरेंज करके वहाँ की दीवार पे बिली बैट बनाता है। वो बोलता है मैं हूँ फ्रांसिस्को एक्जेवियर और मैंने इस मिस्टीरियस बैट को एक्सपोज कर दिया है जो इस डिमोनिक गुफा में रहता है। वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने बिली बैट प्रकट होता है। वो बोलता है क्या तुम हो कैरियर? तो यहाँ एक्जेवियर डर जाता है, बट बिली उससे बोलता है मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जो तुम्हें ईस्ट की तरफ जाके एक आदमी को देनी है, उस आदमी को जो इस दुनिया को बचाएगा। और टेंशन मत लो, तुम्हें यह काम 500 साल में करना है। एंड फिर वो उसे वो चीज देके वहाँ से गायब हो जाता है। एक्जेवियर बोलता है ऑफ कोर्स मैं ये कैरी करूंगा। यहाँ हमें नहीं दिखाया जाता है कि बिली ने उसे क्या कैरी करने के लिए दिया है। और इसी के साथ हम प्रेजेंट में आते हैं। केविन जैसे ही उस स्क्रॉल को खोलता है तो उसमें वही सेम सिंबल बने हुए हैं जो एक्जेवियर ने गुफा में देखे थे। तो एक्जेवियर ने जिस पेपर पे वो सिंबल देख के ड्रॉ किए थे ये वही पेपर है। उसे देख के केविन बोलता है ये एक गाइड है, जो भी इसे देख के ड्रॉ करेगा तो वो बहुत ही इजीली बिली को ड्रॉ कर सकता है। फिर जैकी उसमें देखती है कि वहाँ कुछ और भी चीजें ड्रॉ की हुई है। एक हार्ट शेप जिसपे एक क्रॉस का मार्क बना हुआ है, एक रॉकी माउंटेन और एक किसी तरह की मशीन और साथ में एक सर्कल, जिसे देख के केविन बोलता है ये एक मून है जिसे मैं अपनी मांगा में बहुत बार ड्रॉ कर चुका हूँ। एंड यहाँ जैकी उस हार्ट शेप को देख के वो अपने बैग से अपने रिसर्च नोट्स निकालती है। एंड उसे उसमें एक मैप मिलता है जो कि सेम उसी हार्ट शेप जैसा है। वो बोलती है ये यही सेम मैप है और यहाँ एक क्रॉस बना हुआ है। ये जगह होम टाउन है एक नोबल के बेटे फ्रांसिस्को एक्जेवियर का। तो केविन बोलता है वहाँ एक केव हो सकती है, तो यानी कि हमें वहाँ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मिल सकता है। तो जैकी बोलती है हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। जो सुन के केविन बोलता है नहीं, मैं अब और तुम सबको खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अब यहाँ से मैं अकेले जाऊँगा, आप लोग यहाँ से वापस अमेरिका चले जाओ। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ जैकी और उसके फादर उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। और तभी केविन के पास एक आदमी आता है और ये कोई और नहीं वही आदमी है जिसने केविन के साथ वो डेड बॉडी ठिकाने लगाई थी, उसे रेलवे ट्रैक्स पर रखा था। वो उससे बोलता है मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, अगर तुम चाहते हो कि वो बाहर ना आए तो चुपचाप मुझे वो स्क्रॉल दे दो। एंड उसके इतना बोलते ही उसके सर में एक गोली लगती है और वो वहीं मर जाता है। यहाँ केविन को कुछ भी समझ नहीं आता है, वो ये देख के बिल्कुल चौंक चुका है। और तभी केविन के सर में भी एक गोली लगती है एंड वो भी मर जाता है। अब ये काम किसी और का नहीं, फिनी के आदमियों का है। उन्हें फिनी ने ही ऑर्डर दिया है। तो क्योंकि ये आदमी कुरुसु के साथ मिला हुआ है, तो फिनी ने बोला था कि ये स्क्रॉल और केविन यामागाता दोनों में से कोई भी कुरुसु के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। और शायद जो स्क्रॉल इनके पास है वो ब्लैक बैट मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी है। तो अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
है, सब कुछ रीसेट कर दो, उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाओ। और उसके इतना बोलते ही उन्होंने केविन और उस आदमी को मार दिया। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तो इस पार्ट में बहुत कुछ हो गया, हमें वो स्क्रॉल मिल गया, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट केविन यामागाता की डेथ हो गई, और आखिर जोफू सेंसे कहाँ चले गए, तो अब आगे क्या होगा। एंड अगर हम अभी तक ब्लैक बैट को देख रहे थे तो व्हाइट बैट कहाँ है, वो कब दिखेगा, ये स्टोरी अब कैसे आगे बढ़ेगी, ये सब आपको आगे आने वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।